हेलो गाइस, वेलकम टू एसएससी हब। आज हम डिस्कस करेंगे पोस्ट मौर्यन पीरियड के बारे में। और लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि 185 बीसी में जो आखिरी मौर्यन किंग है, रूलर है, बिहाद्रथ, उनको कौन मार देता है? उन्हीं के कमांडर इन चीफ पुष्यमित्र शुंग उनको मार देते हैं। और उसके बाद शुंग डायनेस्टीज की स्थापना होती है, शुंग डायनेस्टी बनती है। और उसके बाद हम देखेंगे कन्वा डायनेस्टी, क्षेत्री डायनेस्टीज, सतवाहनाज आएंगे जो रूल करेंगे डेक्कन में। तो जब ये भारत के राजा या नेटिव जो रूलर्स हैं वो अलग अलग राज्य बना रहे हैं, अलग अलग डायनेस्टीज बना रहे हैं, किंगडम्स बना रहे हैं, उसी वक्त में क्या हम देखते हैं कि मौर्यन एम्पायर जो स्ट्रॉन्ग एम्पायर था वो जब डिक्लाइन हो गया तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में कोई भी उतना स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं है अब अटैक्स को रोकने के लिए। तो अब जो एशिया के अलग अलग ट्राइब्स हैं, शाकाज, पार्थियंस, ग्रीक, इंडो ग्रीक्स, वो फिर से भारत की तरफ इन्वेजन स्टार्ट करते हैं कैप्चर करने के लिए। और हम देखेंगे अलग अलग डायनेस्टीज यहाँ पे स्टैब्लिश हो पाएंगी, शाकाज आएंगे, पार्थियंस आएंगे, इंडो ग्रीक्स आएंगे। तो आज हम सिर्फ फॉरेनर्स जो आएंगे, फॉरेनर्स जो अटैक या इन्वेजन्स होंगे उन पे डिस्कस करेंगे। जो नेटिव स्टेट्स हैं, जो नेटिव डायनेस्टीज हैं, उनमें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे पोस्ट मॉडर्न पीरियड के दौरान जो हुई हैं। तो आज हम देखते हैं सबसे पहले जो आए हैं भारत में पोस्ट मॉडर्न पीरियड में वो कौन है? इंडो ग्रीक्स या ग्रीको बैक्टीरिया के लोग इनको कहा गया है, बैक्टीरिया से आए हुए इंडो ग्रीक्स। अब कौन है बैक्टीरिया के लोग? बैक्टीरिया किंगडम, बैक्टीरिया राज्य कहाँ पे है? तो इनका जो एरिया है वो हिंदू कुश जो माउंटेन्स है, हिंदू कुश जो पहाड़ियाँ हैं, हिंदू कुश पहाड़ियों से लेके जो अमू दरिया नदी बहती है, ऑक्सस रिवर नॉर्थ अफगानिस्तान में बहती है, इनके बीच का जो एरिया है वो बैक्टीरिया का राज्य कहा गया या बैक्टीरियन किंगडम कहा गया या ग्रीको बैक्टीरियन किंगडम कहा गया। अगर हम बैक्टीरियन किंगडम की हिस्ट्री देखें तो सेलिकड एम्पायर हमने देखा था कि एक विशाल एम्पायर है। अलेक्जेंडर के मरने के बाद 4 पार्ट्स में एम्पायर, उनका जो वास्ट एम्पायर था वो डिवाइड हुआ था। और सेलिकड एम्पायर किसने फॉर्म किया था? सेलिकस निकेटर ने फॉर्म किया था। और इनके बाद एंटिकियस वन आए थे। और एंटिकियस वन ने किस किस राजा के पास अपना ग्रीक एम्बेसडर भेजा था? अगर आपको याद हो तो बिंदुसार, बिंदुसार के कोर्ट में उन्होंने अपना एम्बेसडर भेजा था एंटिकियस वन ने। और एंटिकियस वन के बाद एंटिकियस टू आते हैं। और एंटिकियस टू की डेथ जब होती है, जब वो मर जाते हैं, तो क्या होता है उस टाइम जो बैक्टीरिया है, जो सेलिकड एम्पायर का पार्ट था, उस टाइम जो राजा हैं बैक्टीरिया के, डायोडोटस वन, वो अब इंडिपेंडेंस चाहते हैं सेलिकड एम्पायर से। और आफ्टर द डेथ ऑफ एंटिकियस टू, डायोडोटस वन, जिनको सेवियर भी कहा गया, वो विद्रोह कर देते हैं, रिबेल कर देते हैं और बोलते हैं अब हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, अब हम पार्ट नहीं होना चाहते सेलिकड एम्पायर के। और डायोडोटस टू, जो डायोडोटस वन के बाद आते हैं, डायोडोटस टू, वो क्या करते हैं? पार्थियंस से समझौता करते हैं, पीस ट्रीटी साइन करते हैं कि हम बैक्टीरिया और पार्थियंस के लोग लड़ाई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम आपस में लड़ाई करते रहे तो जो सेलिकड एम्पायर है, जो विशाल सेनाएं हैं सेलिकड एम्पायर के, वो फिर से हमको अपना गुलाम बना लेगी। तो दैट्स वाई डायोडोटस टू पार्थियंस से समझौता करते हैं। और पार्थियंस कहाँ पे है? जो पर्शिया ईरान का इलाका है वो पार्थियंस, रिमेंबर। और सिंथिया कहाँ है? जो नॉर्थ सेंट्रल एशिया है, वहाँ के जो लोग हैं शाकास को सिंथियास कहा गया। ये पार्थियंस एंड सिंथियंस ये भी अटैक करेंगे। तो आपको ये एरियाज याद रखने हैं कहाँ पे क्या है। और बैक्टीरिया कहाँ है? अमू दरिया से लेके हिंदू कुश के बीच का जो एरिया है वो बैक्टीरिया का राज है। और यहीं से इंडो ग्रीक्स आए हैं जो सबसे पहले अटैक करेंगे भारत पे। ये हम देखेंगे इंडो ग्रीक्स के बारे में या ग्रीको बैक्टीरिया जो किंगडम्स है उनके बारे में। अब हम देखें जो डायोडोटस टू थे उन्होंने पीस ट्रीटी साइन कर ली है। उसके बाद जो एंटिकियस टू की डेथ के बाद एंटिकियस थ्री आते हैं, वो खुश नहीं है कि बैक्टीरिया के लोगों ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया। तो अब वो अटैक करते हैं बैक्टीरिया राज्य के ऊपर। तो उस टाइम बैक्टीरिया के राजा हैं यूथिडाइमस। और यूथिडाइमस और एंटिकियस थ्री में 3 साल की लड़ाई चलती है। 210 बीसी में 3 साल तक लड़ते हैं। और लास्ट में एंटिकियस थ्री मान लेते हैं बैक्टीरिया राज्य की इंडिपेंडेंस। और उसके बाद जो बैक्टीरिया राज, इथोडाइमस के बाद जो राजा आते हैं बैक्टीरिया राज में, वो है डिमेट्रियस। रिमेंबर डिमेट्रियस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि डिमेट्रियस के रूल के दौरान ही डिमेट्रियस सबसे पहले भारत पे इन्वेड करते हैं और भारत पे आक्रमण करते हैं। और पार्ट्स ऑफ जो इंडस है, इंडस, सिंध, पंजाब, ये सब कैप्चर करने में सफल हो पाते हैं। और जब डिमेट्रियस अटैक कर रहे हैं भारत पे 180 बीसी में, रिमेंबर उसी वक्त क्या है, हमने देखा है उसी वक्त कौन रूल कर रहा है? पुष्यमित्र शुंग रूल कर रहे हैं उसी वक्त। और पुष्यमित्र शुंग और डिमेट्रियस में लड़ाई होती है। पुष्यमित्र शुंग जीतने में कामयाब हो जाते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। बट रिमेंबर जब डिमेट्रियस 180 बीसी में सबसे पहली बार अटैक करते हैं तो शुंग डायनेस्टी रूल कर रही है
इंडिया में, और नॉर्थ वेस्ट इंडिया काफ़ी कमज़ोर है, दैट इज़ वाई वो सक्सेसफुल हो पाते हैं पार्ट्स ऑफ इंडस एंड सिंध पंजाब के पार्ट्स को कैप्चर करने में। और उसके बाद हम मिनेंडर देखेंगे, वो एक इम्पॉर्टेंट राजा हैं, वो हम देखेंगे कैसे वो जनरल से राजा बनते हैं। बट रिमेंबर ये सब जो मैंने पहले ही सब बता दिया, बैक्टीरिया का राज्य कहाँ पे था, सेंट्रल एशिया नॉल, ये सब अगर आपको लिखना है तो आप वीडियो को पॉज करके ये सब डाटाज लिख सकते हैं कि कौन कौन से रीजन में थे, ये सब मैंने बताया था। एंटिकियस टू के बाद डायोडोटस वन क्या करते हैं, इंडिपेंडेंस कैसे डिक्लेयर करते हैं, पीस ट्रीटीज किसके किसके बीच में साइन हुई है, एट्रोडाइमस किसके किसके साथ लड़ते हैं 3 साल तक, ये सब मैंने बताया है। डिमेट्रियस इंपॉर्टेंट है, इन्होंने इंडिया में इन्वेजन स्टार्ट किए हैं 180 BC में, और इसी टाइम पे पुष्यमित्र शुंग है, ये इंपॉर्टेंट है, कैप्चर करते हैं पार्ट्स ऑफ पंजाब सिंध अफगानिस्तान। और डिमेट्रियस के बाद डिमेट्रियस टू आते हैं, और इनके तो 2 जनरल्स हैं, रिमेंबर, मिनेंडर एंड अपोलोडोटस। डिमेट्रियस टू के 2 जनरल्स हैं, मिनेंडर एंड अपोलोडोटस। और डिमेट्रियस टू के बाद जो जनरल्स है वो किंग बन जाते हैं, और मिनेंडर एक बहुत ही फेमस किंग बनते हैं, वो हम देखते हैं। तो 165 BC में मिनेंडर बनते हैं, बहुत ही फेमस हैं। और इनका जो दूसरा नाम है, उनको मिलिंद भी कहा गया, ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज रिमेंबर कि मिनेंडर को मिलिंद भी कहा गया है। और ये कहाँ से रूल कर रहे हैं, इनकी कैपिटल क्या है, तो इसकी कैपिटल है इनकी सियालकोट इन पंजाब। उस टाइम पे सियालकोट को सकाला कहा गया था, तो ये आपको याद रखना है कि हिज कैपिटल वाज एट सकाला, जो अभी सियालकोट है, पंजाब प्रोविंस इन पाकिस्तान। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है मिनेंडर, क्योंकि इनके रूल के अंडर ही इनका एम्पायर कहाँ से कहाँ तक फैल गया, एक्सपेंशन हुआ अप टू द गंगा यमुना बेसिन। हमने देखा था डिमेट्रियस सिंध पंजाब तक ही कैप्चर कर पाते हैं, लेकिन मिनेंडर कहाँ तक एक्सपेंशन कर पाए हैं, गंगा एंड यमुना बेसिन तक, गंगा यमुना जो दोआब है वहाँ तक इन्होंने एक्सपेंशन किया है, दैट्स वाई मिनेंडर इज इम्पॉर्टेंट। और एक और चीज़ जो मिनेंडर से है वो है कि मिनेंडर ने बुद्धिज़्म अपना लिया था, मिनेंडर कन्वर्टेड टू बुद्धिज़्म। और उस वक्त मॉन्क कौन है, भिक्षु कौन है जिसके अंडर में वो कन्वर्ट होते हैं, नागसेना। रिमेंबर इंपॉर्टेंट है ये नागसेना। हमने देखा था अशोक भी कन्वर्ट होते हैं, और मॉन्क कौन थे उस टाइम पे, उपागुप्ता। रिमेंबर आपको याद रखना है, उपागुप्ता वाज द मॉन्क। उसी वक्त में बुद्धिज्म में जब कन्वर्ट होते हैं मिनेंडर, तो मॉन्क नागसेना है। और मिनेंडर कन्वर्ट होने से पहले कई सारे डाउट्स हैं उनके मन में रिगार्डिंग बुद्धिज्म, तो वो नागसेना जो बुद्धिज्म के बारे में काफ़ी जानते हैं, मॉन्क हैं, तो उनसे सवाल जवाब करते हैं कन्वर्ट होने से पहले, अपने डाउट्स को हटाने के लिए। बुद्धिज्म में कन्वर्ट होने से पहले वो काफ़ी सवाल जवाब करते हैं। तो जो वार्तालाप है इन दोनों के बीच में वो किस बुक में मेंशन की गई है, मिलिंद पन्हो, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद, ये इंपॉर्टेंट है कि जो क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद है, जो कन्वर्सेशंस हुए हैं, वो किस बुक में रिकॉर्डेड है, मिलिंद पन्हो, मिनेंडर एंड नागसेना के बीच का कन्वर्सेशंस इसी बुक में रिकॉर्डेड है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें तो जो इंडो ग्रीक्स आए हैं उसका इम्पैक्ट क्या हुआ भारत पे, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यही इन्होंने ही गोल्ड कॉइन्स भारत में इशू करवाए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो राजाएं हैं वो क्या करवा रहे हैं, वो कॉपर और सिल्वर के कॉइन्स चलवा रहे हैं, लेकिन जो इंडो ग्रीक्स आएंगे तो इन्होंने सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स इशू करवाया और हेलेनिक आर्ट को इंट्रोड्यूस करवाया। हेलेनिक दूसरा नाम है ग्रीक का, ग्रीक आर्ट को भी इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था पार्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया में, इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। गांधार आर्ट, रिमेंबर गांधार आर्ट इन्होंने ही इंट्रोड्यूस करवाया है, ये ग्रीक बुद्धिस्ट आर्ट है अगर आपको याद हो तो। लेकिन हम देखते हैं क्या अंडर द कुशांस, शाका कुशांस एंड स्पेशली कनिष्क के टाइम पे गांधार आर्ट को काफ़ी पैटर्नाइज और सपोर्ट मिलता है कनिष्क का और कुशांस का, दैट इज़ वाई गांधार आर्ट काफ़ी फ्लोरिश होता है उस टाइम पे। बट रिमेंबर इसका इंट्रोड्यूस किसने करवाया था, इंडो ग्रीक्स ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो पर्दे हैं, जो नाटक या प्लेज होते हैं उनमें जो पर्दे हैं, कर्टेन्स है, उनको यवनिकास कहा गया। और जो क्लाउन्स, विदूषक्स, इनको ड्रामाज या प्लेज में पहले नहीं थे, ये कहाँ से आए हैं, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है, ये कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस करवाया था इंडो ग्रीक्स ने। दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट थिंग्स की कर्टेन्स, क्लाउन्स एंड जो ये गांधार आर्ट है इन्होंने ये और कॉइन्स, ये इंडो ग्रीक्स ने इंट्रोड्यूस करवाया है भारत में, ये आप नोट्स में लिखेंगे। और जो ग्रीक टर्म है हॉरोस्कोप, रिमेंबर हॉरोस्कोप
जो एक ग्रीक टर्म है हॉरोस्कोप, इसी से जो हमारा हौर शास्त्र है, एस्ट्रोलॉजी टर्म जो संस्कृत का है वो यहीं से डिराइव हुआ है। रिमेंबर, हौर शास्त्र डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक टर्म हॉरोस्कोप, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम देखेंगे शाकाज और सिंथियंस आएंगे, और ये कब से कब तक रूल करेंगे, 1st सेंचुरी से 4th सेंचुरी एडी तक रूल करेंगे शाकाज और सिंथियंस। और मैंने बताया था सिंथियंस कहाँ से आए हैं, तो सेंट्रल पार्ट से आए हैं, नोमैडिक पीपल है जो सेंट्रल एशिया से आए हैं, रिमेंबर। और ये जो बैक्टीरिया राज्य है सबसे पहले वहां पे आक्रमण करते हैं शाकाज, और वीक कर देते हैं जो ग्रीक एम्पायर है या जो इंडो ग्रीक एम्पायर है, बैक्टीरिया एम्पायर है, उसको काफ़ी कमज़ोर कर देते हैं और डिक्लाइन होना स्टार्ट होता है ये एम्पायर जब शाकाज आते हैं। तो ये बैक्टीरिया होते हुए ईरान होते हुए फिर भारत में इन्वेजन्स करने में सक्सेसफुल होते हैं शाकाज, और ये 4th सेंचुरी तक रूल करते हैं। और इनका एक्सपेंशन कहाँ तक है भारत में, तो मथुरा, पार्ट्स ऑफ मथुरा, उज्जैन तक, मथुरा तक। आपको ये याद रखना है कि मथुरा, उज्जैन और डेक्कन के कई पार्ट्स तक ये रूल कर पाते हैं। जो डेक्कन का अपर पार्ट्स है उनके भी कई सारे पार्ट्स में ये रूल कर रहे हैं। हम देखेंगे इनके 5 ब्रांचेस हैं, ये 5 ब्रांचेस बना के रूल करते हैं इन पार्ट्स ऑफ अफगानिस्तान एंड इंडिया। तो हम देखेंगे इनका एक ब्रांच जो है जहाँ से ये रूल कर रहे हैं वो है अफगानिस्तान, बाकी 4 इंडिया में थे उस वक्त, तो वो हम आगे देखते हैं। बट एक जो इम्पॉर्टेंट ये है डाटा है कि अगर आप देखें तो सिंथियंस या साकाज जो है वो कब आए हैं, तो कनवाज भी उसी वक्त में है। नेटिव जो डायनेस्टीज़ है, मैंने बताया कि उस वक्त नेटिव डायनेस्टीज़ भी हैं, कनवाज पाटलिपुत्रा से रूल कर रही हैं, सतवाहनाज भी हैं जो रूल कर रही हैं। तो अलग अलग डायनेस्टीज़ हैं जो रूल करेंगी, और साकाज जब रूल करेंगे उसी वक्त में 1st सेंचुरी से 4th सेंचुरी एडी में हम देखेंगे कि पार्थियंस आएंगे इसके बाद, और वो भी इसी वक्त में रूल करेंगे। तो कई सारी डायनेस्टीज एक साथ भारत में रूल कर रही हैं, और आपको ये सब याद रखना है कि कहाँ से कहाँ तक, कि कौन से कहाँ तक गए थे। मैंने बताया था इससे पहले कि गंगा यमुना डोआब तक मीनेंडर पहुंचा सके हैं अपने एम्पायर को। और आपको इसमें याद रखना है कि शाकाज कहाँ तक है, पार्ट्स ऑफ टू मथुरा, उज्जैन एंड डेक्कन। ये हम देखेंगे 5 ब्रांचेस क्या हैं। तो ये सब मैंने बता दिया है कि 1st से 4th सेंचुरी एडी तक ये रूल किया है। डिक्लाइन करते हैं ग्रीक एम्पायर को, या जो ग्रीको बैक्टीरियन एम्पायर है उनको डिक्लाइन करते हैं। क्यों? क्योंकि ये बैक्टीरिया पे ही अटैक कर देते हैं और काफ़ी कमज़ोर कर देते हैं बैक्टीरियन किंगडम को। और ये कहाँ से आए हैं, नोमैडिक ट्राइब्स हैं, सेंट्रल एशिया से आए हैं, और रूल एज फार एज मथुरा, मथुरा तक रूल करने में सफल हो पाते हैं शाकाज। 5 ब्रांचेज है, ये भी मैंने बताया था, उनमें से एक ब्रांच अफगानिस्तान में है, बाकी जो 4 थे वो इंडिया में थे। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि मथुरा में ये 2 सेंचुरीज तक रूल करते हैं। रिमेंबर, मथुरा में ये 2 सेंचुरीज तक रूल करते हैं। और उज्जैन अनदर इम्पॉर्टेंट जो ब्रांच है वो उज्जैन से है, जहाँ से वो वेस्टर्न इंडिया को रूल कर रहे हैं। और यहाँ तक तो 4th सेंचुरी, एंड ऑफ 4th सेंचुरी एडी तक ये रूल कर पाते हैं। और डेक्कन पार्ट, जो अपर पार्ट है डेक्कन का, वहाँ पे एक ब्रांच है इनका, रिमेंबर दैट। बट उज्जैन एंड मथुरा इज इम्पॉर्टेंट। रिमेंबर, उज्जैन में एंड ऑफ 388 एडी जो है, एंड ऑफ 4th सेंचुरी तक ये रूल करते हैं। जब गुप्ता एम्पायर आते हैं तो गुप्ता एम्पायर के राजाओं ने इनको हराया था, और एंड करते हैं शाका एम्पायर का या शाका रूल का। तो हम देखेंगे 4th सेंचुरी तक ये रूल करते हैं। लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि 57 बीसीज में, अब हमने देखा है कि उज्जैन में रूल कब तक होता है, 4th सेंचुरी एडी तक रूल होता है। लेकिन एक जो राजा हैं विक्रमादित्य उज्जैन के, वो क्या कहते हैं कि 57 बीसी में मैंने शाकाओं को हराया है, और यहाँ से एक एरा स्टार्ट होती है विक्रम संवत या विक्रम एरा। रिमेंबर, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन काफ़ी लोगों को डाउट्स है कि अगर 57 बीसीज में शाकाओं को हरा दिया गया, विक्रमादित्य ने हराया है उज्जैन में, तो फिर उज्जैन में शाका 388 एडी तक रूल कैसे कर पा रहे हैं इतने सालों बाद भी। तो ये सब, लेकिन आपको ये डाटा याद रखने हैं, ये सब पूछ लेते हैं कि विक्रम संवत या विक्रम एरा कब से कब तक था। तो आपको इतना है 57 बीसी से। क्यों? क्योंकि जो राजा हैं विक्रमादित्य उज्जैन के, वो मानते हैं या वो कहते हैं कि उन्होंने शाकाज को हराया है। अब हम देखेंगे जो 138 एडी में काफ़ी फेमस एक शाका रूलर आते हैं, रुद्रदमन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ही वॉज द फेमस शाका रूलर रुद्रदमन, 130 एडी में आते हैं। और इसमें अपने जेनिथ, इस टाइम पे अपने जेनिथ या अपने टॉप पे पहुंच चुका है ये एम्पायर। और इनका फैलाव कहाँ तक है, सिंध, गुजरात, कोंकण, मालवाज,
काफ़ी सारे पार्ट्स इनके अंडर है भारत के। और एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ इन्होंने करवाई थी, जो सुदर्शना लेक मैंने पहले डिस्कशन की है अपने लेक्चर्स में, सुदर्शना लेक किसने बनवाई थी? सुदर्शना लेक वॉज बिल्ट बाई चंद्रगुप्त मौर्य। और सुदर्शना लेक बनवाने के टाइम कौन थे उस वक्त? सौराष्ट्र में पुष्या गुप्त, अगर ये आपको याद हो तो पुष्या गुप्त वॉज इन सौराष्ट्र। और सुदर्शना लेक इरिगेशन पर्पस के लिए काफ़ी यूज़ आता था सौराष्ट्र में, क्योंकि वहाँ पे गर्मी काफ़ी पड़ती थी। तो कई सालों बाद हम देखेंगे काफ़ी ख़राब हो चुका है सुदर्शना लेक, तो इसको रिपेयर कौन करवाता है? रुद्रदमन करवाते हैं। दीज आर ऑल इम्पॉर्टेंट डाटाज। रुद्रदमन इसको रिपेयर करवाते हैं। और एक बार और हम देखेंगे आगे गुप्ता अंपायर में फिर से सुदर्शना लेक को एक बार और रिपेयर कराया जाता है, और रिपेयर करवाते हैं उस टाइम स्कंद गुप्त। तो याद रखिएगा सुदर्शना लेक को 2 बार रिपेयर करवाया गया, एक बार रुद्रदमन करवाते हैं, उसके बाद गुप्ता अंपायर के राजा स्कंद गुप्त करवाते हैं। और सुदर्शना लेक सौराष्ट्र में है, रिमेंबर दैट। दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट थिंग्स। उसके बाद एक जो और इम्पोर्टेंट रुद्रदमन ने करवाया था कि इन्होंने जो शिलालेख है प्योर संस्कृत में लिखवाए थी जूनागढ़ में। जूनागढ़ के जो पिलर इंस्क्रिप्शंस है वो प्योर संस्कृत में लिखवाए गए, और सबसे लंबे इंस्क्रिप्शंस है माना गया, सबसे लंबे शिलालेख है। हमने देखा था इससे पहले मौर्याज में जो अशोका का काल था, तो जो एडिक्ट्स हैं या जो शिलालेख इंस्क्रिप्शंस लिखाए गए उनके जो स्क्रिप्ट है वो क्या क्या है? खारोष्टी स्क्रिप्ट में थी, फिर अरामिक और ग्रीक्स में थी, और ब्राह्मीज में थी, लेकिन संस्कृत में बहुत ही कम या फिर ना के बराबर है अशोका पीरियड में। लेकिन हम देखेंगे अब संस्कृत काफ़ी पैटर्नाइज होना स्टार्ट होता है अंडर द शुंगा डायनेस्टी के टाइम पे, गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे संस्कृत फिर से रिवाइव हो रहा है, और पाला डायनेस्टी डिक्लाइन होने लगता है। तो हम देखेंगे रुद्रदमन सबसे पहले प्योर संस्कृत में करवाते हैं फर्स्ट टाइम। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नोट डाउन करेंगे आप। और जो लास्ट साका रूलर है वो कौन है? रुद्रसिम्हा 3। और इनको हराते हैं गुप्ता अंपायर के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त 2 इन 388 एडी। एंड ऑफ 4th सेंचुरी में साकाज एम्पायर एंड होता है इन 388 एडी, रिमेंबर दैट। उसके बाद हम पार्थियंस देखें तो पार्थियंस का भी सेम ही टाइम पे रूल है, 1st to 3rd सेंचुरी एडी। बट रिमेंबर एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि पार्थियंस ने पूरी तरह शाकाज या सिंथियंस को खत्म नहीं किया था। सिंथियंस एंड पार्थियंस दोनों सेम वक्त में रूल कर रहे हैं, 1st सेंचुरी टू 4th सेंचुरी एडी पे शाकाज रूल कर रहे हैं, और पार्थियंस 1st सेंचुरी टू 3rd सेंचुरी एडी में रूल कर रहे हैं। और पार्थियंस का कहाँ पे रूल करते हैं? ओनली अ स्मॉल, जो बॉर्डर पार्ट्स है, जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया था उस वक्त, उसका जो बॉर्डर पार्ट्स है उनमें पार्थियंस का रूल है, वहाँ से शाकाज को वो रिप्लेस कर पाए हैं। लेकिन जो इंडिया का मथुरा, उज्जैन एंड और डेक्कन का पार्ट्स है वहाँ पे अभी भी शाकाज रूल कर रहे हैं। तो दोनों पैरेलली रूल कर रहे हैं, रिमेंबर एक पूरी तरह से एंड नहीं हुआ है रूल। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट डाटाज हैं। उसके बाद हम पार्थियंस के बारे में देखें तो पार्थियंस कहाँ से आए थे? मैंने बताया था कि एक पीस ट्रीटी साइन करते हैं बैक्टीरिया के राजा डायोडोटस 2 पार्थियंस के साथ। तो पार्थियंस मैंने बताया था कहाँ से हैं, ईरान से हैं या पर्शिया से आए हुए लोग हैं, और वो इंडिया को इन्वेड करते हैं शाकाज के बाद। और नॉर्थ वेस्ट पार्ट जो इंडिया का है वहाँ से शाकाज को हटा पाते हैं, जो बॉर्डर पार्ट्स हैं वहाँ से हटा पाते हैं, और कुछ ही पोर्शन, स्मॉल पोर्शंस पे कैप्चर कर पाते हैं, रिमेंबर दैट। उसके बाद एक जो इंपॉर्टेंट डाटा है, पार्थियंस के टाइम पे सेंट थॉमस आते हैं भारत में। सेंट थॉमस केरला में आते हैं फॉर द प्रोपगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी। जो ईसाई धर्म है उसके प्रोपगेशन के लिए, उसके विस्तार के लिए सेंट थॉमस आते हैं, और उस टाइम पार्थियंस का रूल है। और उस टाइम नॉर्थ में कौन रूल कर रहा है? पार्थियन किंग गोंडोफेरनस। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पार्थियन किंग गोंडोफेरनस रूल कर रहे हैं, और उसी वक्त सेंट थॉमस आते हैं केरला में, और सेंट थॉमस ने ही 7.5 चर्चेज बनाए हैं केरला में। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट डाटाज हैं। अब हम देखेंगे जो नेक्स्ट आते हैं डायनेस्टीज वो कुशान्स है, रिमेंबर, या फिर इनको टोचैनियंस या यूचीज भी कहा गया। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट डाटा है, और ये भी 1st सेंचुरी से 3rd सेंचुरी एडी में ही रूल करेंगे। तो हम देखेंगे ये लोग कहाँ से हैं, कुशान्स कहाँ से आए हैं? तो नॉर्थ सेंट्रल एशिया के ही ये लोग हैं, और नोमैडिक्स थे, और इन्होंने ग्रीक और पार्थियंस के रूल को हटाया है और अपना रूल बनाया है। अब हम देखेंगे कुशान्स जो है, कुशान डायनेस्टी, ये 2 डायनेस्टीज बनेंगी कुशान्स के अंदर। और पहली जो कुशान डायनेस्टी बनेगी उसको कुजालक कैडफिसिस बनाते हैं।
और जो दूसरी डायनेस्टी बनेगी वो कनिष्क बनाते हैं। तो रिमेंबर दैट दो डायनेस्टीज बनती है अंडर कुषाण। पहला जो डायनेस्टी है वो कुजाल कैटफिसिस बनाते हैं और दूसरा कनिष्क बनाते हैं, वो हम आगे देखेंगे। बट रिमेंबर इनका जो कुषाण एम्पायर है वो काफ़ी वास्ट एम्पायर बनता है। और कहाँ से, पोर्शन ऑफ सेंट्रल एशिया के पोर्शंस, काफ़ी सारे पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया पे कब्जा है इनका, पार्ट्स ऑफ ईरान, पार्ट्स ऑफ अफगानिस्तान, पूरा का पूरा पाकिस्तान पे इनका कब्जा हो जाता है और पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया पे इनका कब्जा हो जाता है। तो अगर हम कुषाण देखें तो कैसे ये फॉर्म करते हैं, तो जो 5 ट्राइब्स हैं, अब यूचीज या टोचैनियंस मैंने कहा, ये एक ट्राइब्स नहीं है, 5 ट्राइब्स मिल के हैं। इनको टोचैनियंस या यूचीज, ये 5 ट्राइब मिल के आते हैं, उनमें से एक कुषाण ट्राइब, उनमें से एक कुषाण है। और ये सब पांचों को यूनाइट कौन करते हैं, कुजाल कैटफिसिस। कुजाल कैटफिसिस ये जो 5 अलग अलग ट्राइब्स हैं, यूचीज ट्राइब्स हैं, उनको यूनाइट करते हैं और भारत की तरफ इन्वेजन करते हैं, रिमेंबर। और ये क्या करते हैं, काफ़ी सारे जो पार्ट्स हैं उनको, पार्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया को कैप्चर करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। और कुजाल कैटफिसिस के बाद जो एक इम्पॉर्टेंट रूलर है विमकाटफिसिस, ये भी इम्पॉर्टेंट है, विमकाटफिसिस। ये क्या करते हैं, इन्होंने भी लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स को इश्यू करवाया है। रिमेंबर दैट अगर क्वेश्चंस आ जाएं कभी भी एसएससी में कि सबसे पहले किन्होंने गोल्ड कॉइन्स इश्यू करवाया है, तो ग्रीक्स अगर ऑप्शंस में है तो आपको ग्रीक्स ऑप्शंस टिक करने हैं। और अगर कुषाण हैं और ग्रीक्स नहीं है तो आपको कुषाण मानना है। रिमेंबर विमकाटफिसिस जो कुषाण डायनेस्टी के राजा हैं वो भी गोल्ड कॉइन्स को लार्ज नंबर में इश्यूज करवाते हैं। दैट इज वाई एसएससी में क्वेश्चंस आ जाते हैं। और जो गोल्ड कॉइन्स इशू करवाए गए हैं उसमें किसकी तस्वीर है, तो लॉर्ड शिवा, भगवान शिव की तस्वीर है, बुल नंदी है उसमें, यार एक त्रिशूल है। दैट इज वाई लोग मानते हैं कि जो विमकाटफिसिस है उनको उनका शिवा के प्रति काफ़ी लगाव था और शैवनिज्म पे काफ़ी विश्वास था विमकाटफिसिस का, रिमेंबर दैट। और उसके बाद जो कनिष्क आते हैं, राजा कनिष्क, वो सेकेंड डायनेस्टी बनाते हैं, सेकेंड कुषाण डायनेस्टी बनाते हैं। ये रिमेंबर करना है आपको। 78 एडी में कनिष्क फाउंड करते हैं सेकेंड कुषाण डायनेस्टी, ये देखेंगे हम। और इनको सेकेंड अशोका भी कहा गया, क्यों, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अशोका ने बुद्धिज़्म के स्प्रेड के लिए काफ़ी ज़्यादा काम किया था। जो लोग हैं धम्म महामात्राज हैं, मिशनरीज हैं, उनको बाहर भेजा था स्प्रेड के लिए अलग अलग पार्ट्स में। वैसा ही कुछ रोल कनिष्का ने भी किया है। उन्होंने जापान, चाइना, सेंट्रल एशिया में लोगों को भेजा और बुद्धिज़्म के स्प्रेड के लिए काफ़ी काम किया था। दैट इज़ वाई कनिष्क को सेकेंड अशोका भी कहा गया। रिमेंबर, ये एक इंपॉर्टेंट थिंग है, आप नोट डाउन करेंगे। कनिष्का इज ऑल्सो नोन एज सेकेंड अशोका, क्योंकि बुद्धिज़्म के स्प्रेड के लिए इनका काम भी अशोका की तरह ही है। और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल अगर आपको पता है तो किसने करवाया था, उस टाइम राजा कनिष्क ही थे, कश्मीर में करवाया था। और चेयरमैन कौन थे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के, वाशुमित्र। रिमेंबर दैट, दीज आर इंपॉर्टेंट डाटाज। और कनिष्क कहाँ से रूल कर रहे हैं, इनकी कैपिटल क्या है, तो लोग मानते हैं इनकी 2 कैपिटल थे, पुरुषपुर जो अभी पेशावर है, पंजाब पाकिस्तान में है अभी पेशावर, उस वक्त में इसको पुरुषपुर कहा गया, तो ये पहला कैपिटल था। और दूसरा मथुरा भी है, लोग कहते हैं मथुरा भी इनकी एक कैपिटल थी। तो रिमेंबर, पुरुषपुर और पेशावर एंड मथुरा आर द कैपिटल्स। अब इसी वक्त में 78 एडी में रिमेंबर शाका एरा स्टार्ट होती है। हमने डिस्कस किया था संवत, कौन से संवत, विक्रम संवत 57 बीसी में। लेकिन एक और 78 एडी में साका एरा स्टार्ट होती है, ये भी आपको याद रखना है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसी को ऑफिशियल कैलेंडर के तौर पे मानती है। साका एरा को कंसीडर किया जाता है ऑफिशियल कैलेंडर की तरह बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर दैट साका एरा 78 एडी। अगर हम आगे देखें तो कनिष्क के टाइम पे काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट जो उनके कोर्ट में आदमी थे वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट उन्होंने चीज़ें लिखी हैं बुद्धिज़्म के बारे में और भी अलग अलग चीज़ों के बारे में, वो सब इम्पॉर्टेंट है। पूछ देते हैं कि कंटेम्प्रेरीज ऑफ कनिष्क क्या है, तो इम्पॉर्टेंट पर्सन्स जो कनिष्क के टाइम थे उनके कोर्ट्स में थे, तो हम देखेंगे वाशुमित्र। तो हमने डिस्कस किया था वाशुमित्र कौन है, चेयरमैन भी थे बुद्धिस्ट काउंसिल के, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के। तो रिमेंबर दैट वाशुमित्र वॉज ए कोर्ट पर्सन ऑफ कनिष्क। उसके बाद नागा अर्जुना मॉन्क, इन्होंने माध्यमिक रास्ता या मिडिल पाथ भी दिखाया है, ये इंपॉर्टेंट है। नागा अर्जुना भिक्षु या नागा अर्जुना मॉन्क। उसके बाद अश्वघोष भी इन्हीं के टाइम में थे। अश्वघोष ने क्या लिखा है, बुद्ध चरिता, और ये संस्कृत में एक पोयम है कही गई, और ये क्या बताती है, जो लाइफ ऑफ बुद्ध है उसके बारे में लिखा गया। तो रिमेंबर, अश्वघोष रोड बुद्ध चरिता और लाइफ ऑफ बुद्धा के बारे में बताया गया है इसमें। और चारका, रिमेंबर दैट चारका एक दूसरे पर्सन्स हैं, इन्होंने इनकी जो किताब है चारक संहिता,
ये बुक ऑन मेडिसिन है, रिमेंबर दैट। और चारका को कहा गया फादर ऑफ इंडियन आयुर्वेद या फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन कहा गया। ये एक फिजिशियन थे, रिमेंबर, ये एक फिजिशियन थे। और जो चारक संहिता है इनको बुक ऑफ मेडिसिन कहा गया था। और इन्हीं के जैसे एक और हैं सुश्रुत। सुश्रुत एक सर्जन थे, रिमेंबर, आपको याद रखना है। सुश्रुत संहिता अगर आप सर्च करेंगे इंटरनेट पे तो चारक संहिता एंड सुश्रुत संहिता आर वेरी इंपॉर्टेंट। सुश्रुत वॉज एन सर्जन और जो सुश्रुत संहिता है वो बुक ऑन सर्जरी है, रिमेंबर दैट, आपको लिखना है। और चारक संहिता बुक ऑन मेडिसिन है। चारका को फिजिशियन कहा गया, इंपॉर्टेंट फिजिशियंस थे उस टाइम के। और एक और जो इम्पोर्टेंट मैं बता रहा हूँ, धनवंतरी, रिमेंबर दैट। अगर पूछते धनवंतरी कौन है तो माना गया है कि वो गॉड ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन को धनवंतरी कहा गया। जब सागर मंथन हो रहा था तब वो भगवान निकलते हैं और उनको अवतार माना गया है धनवंतरी को। किसका? भगवान विष्णु का। ऐसा मेंशन किया गया वेद और पुराण में कि जो धनवंतरी है वो विष्णु भगवान के अवतार हैं और उनको आयुर्वेदिक मेडिसिन का भगवान माना गया है। ये आप लिखेंगे धनवंतरी के बारे में, इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं। उसके बाद एक और आदमी है जिनको फादर ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन कहा गया है, वो अगस्त्य। अगस्त्य भिक्षु, अगस्त्य मॉन्क, इनको फादर ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन कहा गया। इनका क्या योगदान है? तो जो साउथ इंडिया है उनको पूरी तरह से आर्यनाइज करने में कौन हेल्प करते हैं? तो वो अगस्त्य हैं, मॉन्क अगस्त्य हेल्प इन द आर्यनाइजेशन ऑफ साउथ इंडिया। ये भी आपको लिखना है, इंपॉर्टेंट डाटाज हैं। और जो लास्ट कुषाण रूलर हैं, आखिरी कुषाण रूलर हैं, वासुदेव वन है वो, रिमेंबर दैट। अगर हम इम्पैक्ट्स देखें साकाज और कुषाण्स डायनेस्टीज का तो हम देखेंगे जो बर्न्ट ब्रिक्स हैं, बर्न्ट ब्रिक्स कहाँ पे यूज हो रहे हैं? फ्लोरिंग्स में, ज़मीनों में टाइल्स का यूज कर रहे हैं हम, रूफ्स में, फ्लोरिंग्स में। तो वो सब कहाँ से आए हैं? वो सब कुषाण्स एंड साकाज लेके आए हैं ये सब टेक्नोलॉजीज। और हम देखेंगे जो कुएं हैं उनके जो लाइनिंग्स हैं या फिर जो घेराव है वो भी ब्रिक्स से किए गए हैं। ये सब नए नए कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, रेडवेयर पोएट्रीज आ रहे हैं। तो ये सब साकाज एंड कुषाण्स लाने में भारत में सफल होते हैं। और कनिष्क के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कनिष्क कंट्रोल करते हैं कि इसको, सिल्क रूट को, रिमेंबर उस टाइम जब कुषाण्स रूल कर रहे हैं तो चाइना से लेके सेंट्रल एशिया तक एक सिल्क रूट जाती थी और उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? कनिष्क कंट्रोल कर रहे हैं, रिमेंबर दैट। ये इंपॉर्टेंट डाटा है कि कनिष्क इज कंट्रोलिंग द सिल्क रूट बिटवीन द चाइना एंड सेंट्रल एशिया। अगर हम देखें तो जो इम्पैक्ट्स हैं, क्या इम्पैक्ट्स थे? अब इंडो ग्रीक्स जो अलग अलग डायनेस्टीज़ हैं, साकास, पार्थियंस, इनका इम्पैक्ट्स अलग अलग क्या था? तो इंडो ग्रीक्स का हम सबसे पहले देख लेते हैं कि सबसे पहले जो गौतम बुद्ध के इमेजेस बनवाए हैं वो कौन है? वो इंडो ग्रीक्स ने ही बनवाए हैं। इन्होंने ही इंट्रोड्यूस करवाया है आइडियल वर्शिप्स को अमंग बुद्धिस्ट, रिमेंबर दैट। अगर आप ग्रीक आर्ट्स को देखें तो उस वक्त भी जो बड़े बड़े राजाएं हैं उनकी मूर्तियां बनाई जाती थी, या जो ग्रीक गॉड्स हैं उनकी मूर्तियां बनाई जाती थी, आइडियल्स बनाए जाते थे। तो जब इंडो ग्रीक्स भारत में आए हैं तो बुद्धा के इमेजेस को भी उन्होंने बनाया और आइडियल्स को बनाया और उसी से आइडियल वर्शिप स्टार्ट होती है सबसे पहली बार, रिमेंबर दैट। और यवनिकाज और कर्टेंस के बारे में मैंने बताया था। क्लाउन्स और विदिशक्स भी किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? गोल्ड कॉइन्स किसने इंट्रोड्यूस करवाया था प्लेज में? दैट वाज आल्सो इंडो ग्रीक्स। संस्कृत अब यूज होने लगी हैं जब ये डायनेस्टीज आ रही हैं, साथ साथ नेटिव डायनेस्टीज हैं और फॉरेन डायनेस्टीज है। तो पाली अब डिक्लाइन हो रही है और संस्कृत टेक्स्ट मैंने बताया था जो जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शंस है प्योर संस्कृत में लिखी गई हैं। इससे पहले हमने देखा था अशोका जब आए हैं तो किस लिपि में लिखी गई हैं? ब्राह्मी, खारोस्ती, ग्रीक्स या आरामिक्स स्क्रिप्ट में लिखी गई हैं। बट संस्कृत का बहुत ही कम योगदान था। अब हम देखेंगे संस्कृत धीरे धीरे गुप्ता एम्पायर जैसे जैसे आता है संस्कृत और भी फेमस होते जाती है और पाली डिक्लाइन होने लगती है। तो रिमेंबर दैट। और कुषाण एम्पायर गेव राइज टू गांधार एंड मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। मैंने बताया था कि गांधार आर्ट कब इंट्रोड्यूस हुआ है? इंडो ग्रीक्स ने इंट्रोड्यूस करवाया था। इट इज अ ग्रीको बुद्धिस्ट आर्ट। ग्रीक्स इनको इंट्रोड्यूस करवाए थे लेकिन कुषाण्स ने, स्पेशली कनिष्क ने इसको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था जिसे काफ़ी फ्लॉरिश हुआ था ये आर्ट, रिमेंबर दैट। और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट एक दूसरा आर्ट है जिसको कुषाण्स ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है। और कामा सूत्र, रिमेंबर दैट, कामा सूत्र कब लिखी गई है? इसी वक्त में लिखी गई थी। वत्स्यायन जो है उन्होंने लिखा था कामा सूत्र। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट डाटा है। और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट ये क्या कंटेन करता है? ये भी माना गया है कि कुषाण्स के टाइम पे ही डेवलप हुआ है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। तो
तो इसमें क्या था, जो सेमी न्यूड्स फीमेल हैं या फिर जो अप्सराएं हैं उनको इरोटिक पोजेज में दिखाया गया। रिमेंबर दैट, सेमी न्यूड फीमेल्स या फिर यक्षनीज कहा गया या अप्सरास कहा गया, उनको इरोटिक पोज में दिखाया गया है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स में एंड गांधार स्कूल ऑफ आर्ट्स। ये सब कुशांस एम्पायर के टाइम काफ़ी फ्लोरिश हुए थे। और अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट्स डिपिक्ट बुद्धा इन अ फॉर्म ऑफ स्वास्तिका। तो अगर पूछ दे कि स्वास्तिका मार्क में किसने सबसे पहले बुद्धा को ये किया था, डिपिक्ट किया था, तो वो अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, रिमेंबर दैट। और हम देखेंगे अमरावती इस पीस ऑफ आर्ट में एक जो नंदेश्वरा जो बुल है या फिर नंदेश्वरा है, कहाँ पे, अमरेश्वर टेम्पल में, वो भी किसके माना गया, वो भी अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट या अमरावती पीस ऑफ आर्ट का एक हिस्सा माना गया। रिमेंबर दैट, नंदेश्वरा या फिर जो बुल है अमरवेश्वर टेम्पल में, वो भी माना जाता है कि अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो नेटिव स्टेट्स हैं, सतवाहनाज एंड कनवाज, शुंग्स, वो सब डिस्कस करेंगे। तो इसके 2 पार्ट्स हो जाएंगे पोस्ट मॉडर्न पीरियड के, साथ साथ दोनों चलेंगे। रिमेंबर दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट मैं अभी कुछ देर के बाद अपलोड करूंगा, वो भी आप देख लीजिएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।